हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत अनुच्छेद 3.4 एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीज गणितीय विधि के अंतर्गत प्रतिस्थापन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले अनुच्छेद में हम लोगों ने यह जाना कि रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं, परंतु ग्राफीय विधि उन स्थितियों में सुविधाजनक या सरल नहीं होती है जब हलों रैखिक समीकरण युग्म के हलों को निरूपित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक पूर्णांक नहीं होते हैं और वे √3 वर्गमूल 3, 2 वर्गमूल 7 या ऋण 1.75, 3.3 या 4/13, 1/19 जैसे निर्देशांकों वाले बिंदु होते हैं। इन स्थितियों में जब ग्राफीय विधि से हम रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं तब इन बिंदुओं को पढ़ने में हमसे त्रुटि की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में हम कुछ बीज गणितीय विधियों की सहायता लेते हैं। उन्हीं में से एक है प्रतिस्थापन विधि। आपकी किताब में पेज 56 पर उदाहरण 7 के द्वारा हम प्रतिस्थापन विधि को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बारे में आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। एक तरह से आप यहाँ पर दोहराएंगे इस विधि को। तो देखिए, यदि रैखिक समीकरण युग्म जो कि उदाहरण 7 में दिया है उसे देखें तो हम पाते हैं कि 7x ऋण 15y बराबर 2 जिसे समीकरण 1 माना गया है, x धन 2y बराबर 3 जिसे समीकरण 2 माना गया है। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के दौरान हम किसी एक चर के मान को दूसरे चर के पदों में ज्ञात कर लेते हैं किसी भी एक समीकरण से और उस मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं और इसी कारण हम इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। यानी हमें क्या करना है, किसी एक रैखिक समीकरण से किसी एक चर के मान को दूसरे चर के पदों में ज्ञात करना है और उसे दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित कर देना है। कैसे करते हैं इसे हम देखते हैं। इसमें अगर हम स्टेप्स या चरण के माध्यम से इसे समझें तो इस पहला चरण या पहला स्टेप यह होता है कि हम किसी एक चर को दूसरे चर के पदों में लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों रैखिक समीकरणों में अगर हम किसी चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करना चाहते हैं तो दूसरे समीकरण से वह सरलता से ज्ञात हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं x का गुणांक 1 है, इसलिए यहाँ पर हमारे लिए x का मान ज्ञात करना सरल हो जाता है और हम यही करेंगे। यही आपकी किताब में भी दिखाया गया है। देखिए ज़रा, समीकरण 2 से हमें क्या मिला है, x धन 2y बराबर 3
और जब हम x का मान ज्ञात करेंगे 2y को दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ धन चिन्ह के साथ है तो ये ऋण चिन्ह के साथ हो जाएगा, हमें मिल जाएगा x बराबर 3 ऋण 2y। और इसे हमने समीकरण 3 मान लिया है, यहाँ पर इन्होंने आपकी किताब में माना है। अब चरण 2 में हम क्या करेंगे, इसे हमने दूसरे समीकरण से प्राप्त किया था चर x का मान, इसलिए हम अब इसे इस चर x के इस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, 2 में नहीं रखेंगे। यह ध्यान रखेंगे आप कि जिस समीकरण से हमने चर का मान ज्ञात किया है उसी समीकरण में हम उसके मान को ना रखकर हम दूसरे समीकरण में उसका मान रखते हैं। यहाँ पर हमने दूसरे समीकरण x धन 2y बराबर 3 से चर x का मान निकाला है, इसलिए इस चर x के मान को हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे यानी रखेंगे। तो करते हैं चरण 2 में। चरण 2 में हमने ऐसा किया, आप देख रहे हैं समीकरण 1 में 7x है, तो यहाँ पर x की जगह हम x बराबर जो हमने निकाला है 3 ऋण 2y उसे रख देंगे। तो वही यहाँ पर रखा गया है, x की जगह पर 3 ऋण 2y रखा गया है और ऋण 15y वैसे ही लिख दिया गया है, बराबर 2 भी वैसे ही लिखा है जैसा कि समीकरण 1 में था। अब इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं। 7 और 3 की गुणा होगी 21 आएगा, 7 और ऋण 2y की जब गुणा होगी तो ऋण 14 आएगा। ये गुणा कैसे करते हैं सबको पता होना चाहिए। 7 का चिन्ह धन है और 2y का चिन्ह ऋण है, तो धन और ऋण की गुणा होगी तो ऋण आएगा, इसीलिए यहाँ ऋण लिखा गया है। और 7 और 2 की गुणा होगी 7 दूनी 14, तो 14 आ गया। और अक्षर अकेला है, कहीं कोई दूसरा अक्षर नहीं है जिससे उसकी गुणा हो, तो वो अक्षर अकेला वैसे का वैसा ही आ जाएगा, यानी ऋण 14y और माइनस 15y पहले से है और बराबर 2 भी पहले से है। अब आप जानते हैं कि जिस चर का मान हमें ज्ञात करना होता है उसे हम बाईं तरफ रखते हैं। यहाँ पर y ही दिख रहा है आपको, अब एक चर में हो गया ये समीकरण। अब हमारे लिए y का मान ज्ञात करना सरल हो जाएगा। तो हम ज्ञात राशियों को अज्ञात राशि को अकेला करते हैं, चाहे ये कह लीजिए और चाहे यह कह लीजिए कि ज्ञात राशियों को हम दाईं तरफ कर लेंगे और अज्ञात राशि को बाईं तरफ अकेला रखेंगे। तो सबसे पहले 21 को इधर हटाते हैं तो 2 ऋण 19 हो जाएगा इधर दाहिनी तरफ, और वही 2 ऋण 19 जब होगा तो 2 ऋण 19 घट करके नहीं 2 ऋण 21 जो है 21 यहाँ धन के साथ है, इधर की तरफ जाएगा तो 2 ऋण 21 हो जाएगा। और 2 ऋण 21 जब होगा तो 21 में से 2 घटेगा 19 आएगा, और चूँकि 21 जो इधर गया था दाहिनी तरफ वो ऋण में है और बड़ा है, 2 और 21 में 21 बड़ा है और 21 का चिन्ह ऋण है, इसलिए यहाँ पर ऋण आया है, और 21 में से 2 घट गया है तो 19 आया है। तो 19 ऐसे ही आपका ऋण 19 आ जाएगा दाहिनी तरफ। और यह इधर बाईं तरफ y वाले जो पद हैं उन्हें हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं ये सब सजातीय पद हैं, y की घात दोनों में समान है और दोनों के चिन्ह ऋण हैं, इसलिए जुड़ जाएंगे, संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो 14 और 15 जुड़कर 29 हो जाएगा, और दोनों का चिन्ह ऋण है इसलिए यहाँ पर ऋण आएगा। और ऐसी स्थिति में ऋण 29y बराबर ऋण 19 हो जाएगा। और जब सरल करेंगे तो ऋण और ऋण कट जाएंगे, या आप कह सकते हैं ऋण से दोनों पक्षों में गुणा कर दें तो ये धन हो जाएगा, ये भी धन हो जाएगा, और आपको मिलेगा क्या 29y बराबर 19। लेकिन हमें तो y का मान ज्ञात करना है, इसलिए 29 को भी हटाएंगे यहाँ से। 29 को जब आप हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, 29 और y के बीच गुणे का चिन्ह होगा, और उस स्थिति में 29 को जब हटाएंगे तो दूसरी तरफ यानी दाईं तरफ जब जाएगा तो भाग में जाएगा, तो भाग में जाने का मतलब बटे में जाएगा। तो 29 गुणे y यहाँ पर है, इसलिए 29 को जब हटाएंगे तो 29 दाईं तरफ 19 के बटे में जाएगा, यानी भाग में जाएगा, 19 के साथ भाग में जाएगा, और तब हमें y बराबर 19/29 प्राप्त होगा। और जब हमें एक चर का मान प्राप्त हो जाता है तब हम किसी भी समीकरण में y का मान रख कर
उसे ज्ञात कर सकते हैं। वैसे सरल यही है कि आपने जो समीकरण 3 यहाँ पर प्राप्त की थी उसी में आप y का मान रख दें, और उसे जब रखेंगे सरल करेंगे तो आपको इस तरह से चरण 3 प्राप्त होगा। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 ऋण 2y था, तो y की जगह 19/29 जो आपने y बराबर 19/29 प्राप्त किया था उसे हमने y की जगह यहाँ पर रख दिया और सरल किया। सरल करेंगे तो कैसे, 19 दूना 38, 38/29 हो जाएगा, और 29 तिहाई आप निकाल लेंगे और फिर घटा लेंगे, सरल कर लेंगे इसको, और सरल करेंगे तो 49/29 आएगा। और इस प्रकार आप देख रहे हैं हमें x और y दोनों के मान यहाँ पर प्राप्त हो गए। और जब x और y दोनों के मान हमको प्राप्त हो जाते हैं तब उत्तर की जांच करने के लिए, यानी उत्तर का सत्यापन करने के लिए हम इन दोनों मानों को, x और y के इन दोनों मानों को दी गई दोनों समीकरणों में प्रतिस्थापित करके देख लेते हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो इसका अर्थ यह होगा कि जो हमने उत्तर प्राप्त किया है, हल प्राप्त किया है, वह दोनों ही समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है, और उस स्थिति में यह दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल हो जाता है और इसका सत्यापन भी साथ ही साथ हो जाता है। तो आप लोग इसे करके देखेंगे, और यदि कहीं कोई परेशानी आती है तो मुझे बताएंगे। साथ ही साथ इससे संबंधित, प्रतिस्थापन विधि से संबंधित जो भी सवाल आपकी प्रश्नावली में दिए गए हैं, प्रश्नावली 3.3 में आप देख रहे हैं, उन्हें हल करने का आप प्रयास करेंगे। जो कठिन लगेंगे वो आप हमें बताएंगे, मैं आपको उन प्रश्नों के हल समझाने का, बताने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।